हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। बहुत अच्छे होंगे, है कि नहीं। और अच्छा कर भी रहे होंगे। तो आपके आसपास होली आने वाले होंगे। होली का सीजन है। तो हमारे तरफ से आपके सारे फैमिली को हैप्पी होली। अच्छे से एंजॉय कीजिए। इस होली के कलर में अपना लाइफ की गोल को कलर को मिलाइए और इस होली को एंजॉय कीजिए। तो मैं चंदन कुमार आप लोग को फिर से वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरसीपी, जहां पे हम आपको पढ़ाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की। तो आज हमारा देखते देखते लेक्चर नंबर 11 तक पहुंच चुके हैं। और हम लोग आज 11 लेक्चर नंबर 11 में बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक को स्टडीज करने वाले हैं। बट बिफोर द स्टार्टिंग टॉपिक, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस होली में आपके लिए एक होमवर्क देना चाहता हूं कि आप सारे के सारे जितने भी आपके लेक्चर्स हैं और उसके डीपीपी हैं वो सब के सब आप रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप बिल्कुल पढ़ने के लिए बैठे और पढ़ते पढ़ते दिन रात कर दिए। तो ऐसा रिवीजन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स एक बना लीजिए और उसको शॉर्ट शॉर्ट में, शॉर्ट नोट्स का मतलब शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट शॉर्ट में उसको रिवाइज करते रहिए। और जिस टॉपिक को आप स्टडीज कर रहे हैं उसके डीपीपी को जरूर लगाइए। आपको डीपीपी कहाँ मिलेंगे? डीपीपी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और वहां पर आपको लिंक मिलेंगे। जिस लेक्चर का आप डीपीपी डाउनलोड करना चाहते हैं उसी लेक्चर पे आप जाइए और उसके डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, आपको वहां पे डीपीपी मिल जाएंगे। तो आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने के अलावा आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स को स्टडीज करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए उसके लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस को स्टडीज करना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बच्चे लोग कभी ये कर लेते हैं, कभी वो पढ़ लेते हैं, कभी शॉर्ट नोट्स, कभी ये वगैरह वगैरह, न जाने कितने सारे चीजों को पढ़ लेते हैं, बट लास्ट ईयर के सवाल को नहीं देखते हैं। कुछ लोग तो पता नहीं ये कोर्स वो कोर्स ज्वाइन कर करके आप जो मेन आपके कॉन्सेप्ट है उसको भी आप याद नहीं कर पाते हो। तो उससे क्या फायदा। बेसिक फंडा है, आप लेक्चर को अटेंड कीजिए, जहां से भी कर रहे हो वहां पे लेक्चर को अटेंड कीजिए। आप उसके शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए और खुद दिमाग पे प्रेशर डालिए और खुद उसके डीपीपी चाहे जिस जो भी रिलेवेंट सवाल है वो आप कीजिए। हमारे लेक्चर जहां तक हमने पहुंचे हैं, जहां तक हम पहुंचे हैं उससे आपको एससीबी के सवाल करने चाहिए। एससीबी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, कूलम्ब्स लॉ से जितने भी रिलेटेड आपके सवाल है आप सारे के सारे एससी वर्मा के बुक से आप कर सकते हो। और आप चाहे तो एनसीईआरटी को भी कर सकते हो। एनसीईआरटी के सवाल करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और ज्यादा बिना वक्त लिए हुए हम आपको आगे की ओर इंट्रोड्यूस करते हैं। आज लेक्चर नंबर हमारा है 11 और आज के लिए और आपके लिए हम बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लाए जिसका नाम क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टॉपिक है कि अक्सर टीचर लोग कोचिंग्स में या फिर यूट्यूब की दुनिया में छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि पता नहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लोग क्या एलर्जी होती है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसके बिना आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ भी नहीं पाते हैं। और ऐसा नहीं कि इसके सवाल जेई में, नीट में, बोर्ड में आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ सवाल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरा कहना है कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप एनसीईआरटी को ओपन करके देखिएगा तो एनसीईआरटी में एक प्योर सेगमेंट बना के दिया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जानना बहुत जरूरी है, तो आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। जब आप सवाल करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छे सवाल में जब जाइएगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, करेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड बहुत सारे वर्ड को यूज करके सवाल को टफ बनाते हैं। तो अगर हम उसको जान लेंगे तो काहे का टफ, है कि नहीं भैया। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक उसके अलावा और हम आज क्या पढ़ने वाले? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कौन नहीं जानता है? कौन ऐसा इंसान है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बिना पढ़े हुए एग्जाम जाकर देगा? अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को छोड़ दिया तो आप तो बहुत गलती कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कोर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो कि टाइम बचाता है हमारे बहुत सारे सवाल को करने में।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से आपको न जाने कितने मिनट का समय बच सकता है। अब बहुत से सवाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, कैलकुलेशंस करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तमाम सारी चीजें, और हमने किया भी है। वो सबका सवाल का आंसर और सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से दिया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक भाई है गॉस लॉ। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके बाद गॉस लॉ पढ़ेंगे। ऑब्वियस बात है आज के लेक्चर में हम गॉस लॉ नहीं पढ़ाएंगे, तो गॉस लॉ को पढ़ने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे। और अगर हम गॉस लॉ को पढ़ेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ के हेल्प से कई सारे सवालों का आंसर दे सकते हैं। तो हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बैक बाय बैक, वन बाय वन करके हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, और हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं यहां पर टॉपिक लिख रहा हूं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली ये एनसीईआरटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? एनसीईआरटी का पार्ट है, लेकिन सारे सवालों में टफ टफ कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ गया। लेकिन क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? एक्चुअल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 कैटेगरी बनाया गया है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेट चार्ज ऑन एनी एरिया और लाइन और वॉल्यूम मेनी मोर। किसी भी तरीके से आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला जो है उसका नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक मास डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो इसको अगर हम डिफाइन करें, पहले भी हम लोग जानते हैं, तो अगर डिफाइन करें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर चार्ज को पर यूनिट लेंथ जो टर्म्स है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वही बेसिकली हमारा क्या है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे कभी कभी इसको और में करके लीनियर चार्ज डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी के भी नाम से जानते हैं। अब वो किताबों में कई तरीके से यूज करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी चाहे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है। जैसे लेट्स एग्जांपल कि अगर एक वायर है और वायर मान लीजिए कि 2 मीटर का है। कितना मीटर का है? 2 मीटर का। सिंपल से एक एग्जांपल दिखाता हूं। 2 मीटर का है और आपने इसको चार्ज दे दिया, कुछ पॉजिटिव चार्जेज। मान लीजिए कि आपने इसको 10 कूलम चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया? 10 कूलम। तो 10 कूलम चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे पे? तो अब मन में सवाल आ सकता, न भी हो सकता है। मान लिया जाए, मन में सवाल नहीं लाना है, मान लिया जाए कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो क्या 10 कूलम चार्ज कितने मीटर में हुआ? 2 मीटर में। तो यानी कि 2 मीटर में 10 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो 1 मीटर में कितना होगा? तो 10 कूलम अपॉन में 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 5 कूलम पर मीटर। होगा कि नहीं होगा? दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। कूलम्ब पर मीटर इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यानी कि अगर हम लेम्डा को डिनोट करें तो जो भी आपके पास चार्ज डेल्टा क्यू है और डेल्टा एल से अगर डिवाइड कर देते हैं टोटल लेंथ से, तो वो हो जाता है ये। और में करके अगर आपको डेल्टा क्यू निकालने होते हैं तो जो भी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे के रखता है उसको डेल्टा एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो टोटल चार्ज निकाल आता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि किसी एक वायर है जिसका लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, देख बहुत आसान है, आप मान लिए तो बहुत टफ है, नहीं माना तो बहुत आसान है, और जिंदगी में कुछ इच्छा ही नहीं है तो जिंदगी से हारा हुआ इंसान है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है भैया। तो लेमडा देके रखा 5 कूलम पर मीटर। लेमडा क्या देके रखा? 5 कूलम पर मीटर। तो मतलब 1 मीटर में 5 कूलम। मैं बोलूं कि 3 मीटर का वायर है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर वो तो बहुत आसान है, 5 इंटू में 3 15 है कि टोटल चार्ज कितना मीटर में? 3 मीटर में। तो लेमडा है कितना? 5, और डेल्टा एल टोटल लेंथ कितना हो गया? 3 मीटर, तो 15 हो गया। 10 मीटर में कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू में 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। है ना बहुत आसान? तो ये बहुत आसान सा सेगमेंट है लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा इसी टाइप से दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया चार्ज डेंसिटी, कभी कभी इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या इसको बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसको। जनरली लेमडा से नहीं डिनोट करते, सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। जैसे कि एक सर्कल है और सर्कल पे मान लेते हैं कि इस पे 10 कूलम का चार्ज है, हमने दे दिया 10 कूलम का चार्ज, और 10 कूलम चार्ज पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब तो ये लाइन तो आया नहीं इस पे कि एक लाइन आ गया, अब तो ये पूरा का पूरा एरिया आया हुआ है। पूरा का पूरा क्या आया? वो एरिया। अब मान लेते हैं कि इसका एरिया जो है वो 2 मीटर का स्क्वायर है। कितने मीटर का स्क्वायर एरिया? 2 मीटर का। तो ये जो 10 कूलम का जो चार्ज है वो कितना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 10 कूलम का चार्ज कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तुम्हारा आंसर होगा कि सर वो तो 10 कूलम का चार्ज जो है वो 2 मीटर के स्क्वायर के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दिस इज सिंपल। वो 10 कूलम का चार्ज कितने मीटर का स्क्वायर में? 2 मीटर का स्क्वायर में। तो इसका सिग्मा जो निकाला जाएगा कि भैया आपके पास 10 कूलम चार्ज है और 2 मीटर के स्क्वायर के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहुत सिंपल सा है। तो अगर आप इसको कट करोगे भाई तो ये आ जाएगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर। है कि नहीं सिंपल? सिग्मा निकालना बहुत सिंपल है। तो सिग्मा का जो बनाया गया फॉर्मूला वो बनाया गया कि भैया डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा क्यू और डेल्टा एरिया जो भी है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। अगर किसी आपको सिग्मा निकालना है तो, नहीं निकालना है तो आप डिवाइड नहीं कीजिए। निकालना है तो टोटल चार्ज और टोटल एरिया में आपको डिवाइड कर दीजिए। और अगर आपको अच्छा ये डेल्टा क्यू निकालना है, अगर आपको डेल्टा क्यू निकालना है तो भैया सिग्मा कितना है उसका और डेल्टा एरिया से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास टोटल चार्ज निकल आता है। टोटल चार्ज निकल आता है। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट बहुत आसान सा है, और यूनिट है क्या? चार्ज पर मीटर का स्क्वायर। चार्ज मतलब कूलम पर मीटर का स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एरिया चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इसको कोई डिफाइन करे तो ये कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया कई तरीके से किताबों में डिफाइन करते हैं आपको डराने के लिए, तब डरे नहीं। तो सिंपल सा फंडा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो मैं इसको हटा देता हूं, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप समझ में भी आ रहा होगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। थर्ड जो है जिसका नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, सेंटर ऑफ मास में सुना होगा, उसको मैं चर्चा करता हूं। तो उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थोड़ी बहुत उन दोनों के कंपेयर में थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत टफ सा जैसा फील होता है, बट वो है नहीं, फील होता है टफ जैसा। आप ऐसे समझे, अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से ही इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली रो से। कैसे डिनोट करते हैं? रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोट कैसे करते हैं? रो से।
जैसे एक फुटबॉल है और आपने फुटबॉल जो है वो लकड़ी का है, किसका है? लकड़ी का। मैं मेटल का नहीं ले रहा हूँ, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज लगेंगे तो कोई हमें क्लेम ना कर दे कि आप गलत बताए हो। तो आप ऐसा मानो कि लकड़ी का फुटबॉल है। किसका फुटबॉल है? लकड़ी का फुटबॉल। लकड़ी का फुटबॉल है कि नहीं? लकड़ी का फुटबॉल। फुटबॉल ऐसे। अब हमने क्या किया कि इस पे चार्ज दे दिया। इस पे क्या दे दिया? चार्ज। तो चार्ज जो है वो भर भर के पड़ी हो। आप ऐसा ना समझो कि उसके सरफेस पे, सरफेस पे होगा तो सर पे चार्ज डेंसिटी आएगा। तो हमने पूरे वॉल्यूम में चार्ज को भर दिया। हमने उसके पूरे वॉल्यूम में क्या भर दिया? चार्ज को। रेडियस है यार, हमने मान लिया कि इसके चार्ज जो है हमने दे दिया 10 कूलम का चार्ज दे दिया, और इसका जो वॉल्यूम था वो 2 मीटर का क्यूब था। कितना मीटर का क्यूब था? 2 मीटर का क्यूब टोटल वॉल्यूम। तो इसका अगर रो निकालोगे तो क्या लिखोगे? रो निकालोगे तो लिखोगे कि भैया जो टोटल चार्ज है और कितने वॉल्यूम में है, कितने वॉल्यूम में है, तो बोलोगे कि तो 2 मीटर का क्यूब वॉल्यूम में है, तो ये हो जाएगा 5 कूलम पर मीटर का क्यूब। तो दिस इज द रो। तो अगर आप किताबी भाषा की बात करो तो रो जो है टोटल चार्ज और टोटल वॉल्यूम से डिसाइड होती है। और अगर आपको सिर्फ टोटल चार्ज निकालना है तो कैसे निकालोगे? उसके वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मालूम हो और कितना वॉल्यूम में है, अगर आप उसको कर दो कैलकुलेट तो आपको टोटल चार्ज निकल आएंगे। टोटल चार्ज निकल आएंगे। तो काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपके लिए हमने डीपीपी में इस पे सवाल रखे हैं, तो आपके माइंड को मैं जानता हूं कि आपको सवाल कराने की जरूरत है, तो आप यहाँ पे बोर्ड पे नहीं करा सकते हैं ऐसे से एलिमेंट्री सवाल। तो फॉर द एलिमेंट्री सवाल यू गो थ्रू दी डीपीपी। यू कैन सी डीपीपी कौन सा, जेई वाले डीपीपी में भी देख सकते हैं, बोर्ड वाले डीपीपी में भी देख सकते हैं। तो बोर्ड वाले डीपीपी को भी देखना, आपको एलिमेंट्री सवाल कुछ ऐसे मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मैं इसको हटा दूं? तो ये रहा आपके सामने सारे के सारे कॉन्सेप्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वो एंड करके इसमें सवाल कहाँ पे मिलेंगे? जब हम आपको सिखाएंगे काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। तो आप डरे नहीं, ऐसा नहीं कि सर ये नहीं आया, बहुत ही आसान सा है। अगर आप इसको डेफिनेशन लिखना चाहो, कोई भाई लोग जो है बैठे हुए, तुमसे मैं बोल रहा हूँ, तो डेफिनेशन की डिमांड कर रहा था ना तुमने अभी? कर रहा था, मुझे सब पता है। तो कैसे लिखोगे? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे लिख देते हैं। देख, मैं कोई किताब देख के नहीं लिख रहा हूं, मेरे को जो मन में आया, जो फील हुआ वो मैंने लिख दिया। कोई किताबी डेफिनेशन थोड़ी, किताब में ऐसे थोड़ी लिखा रहता है यार। किताब में तो पता नहीं, लेट्स से वॉल्यूम वी एंड दिस इज द टोटल चार्ज क्यू वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे दिस होलो शेयर, कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट कि दिस इज द किताबी डेफिनेशन, दिस इज द माई डेफिनेशन। ओके, इंग्लिश इज लिटिल लिटिल वीक। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश वीक है। चलिए, क्या आपने नोट कर लिया? और आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाएं। इसको क्या मैं हटा दूं? हटा देते हैं। ओके। तो अब हम लोग, समय आ चुका है उस प्यारे से कॉन्सेप्ट की जिसके लिए आपको जो नींद जो आ रही है उसको उड़ाने वाला कॉन्सेप्ट, वो काफी प्यारा सा, सबका चहेता, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक 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 कौन सा? फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए तो तैयार हो जाओ भैया। आप कहाँ हैं? आप कैमरे की तरफ देख नहीं रहे हैं तो आप मोबाइल में देखिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से स्टार्ट होने वाला। हाँ हाँ, तेरे को कह रहा हूँ, तेरे को। अरे भैया तुमको कह रहा हूँ। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जिसका नाम है, कौन सा? जिसका नाम है, जिसका नाम है एरिया वेक्टर। क्या नाम है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर पढ़ लेते हैं। एरिया
वेक्टर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो एरिया तो कौन नहीं जानता है, एरिया तो कौन नहीं जानता है, जानता है। मैं तुमसे पूछूं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है तो क्या बोलोगे? नहीं आता है? नहीं आता होगा यार। कौन सा? लेंथ इंटू में ब्रेथ, है ना? लेंथ इंटू विथ बोलते हैं अंग्रेजी में, मैं ब्रेथ बोल देता हूँ, विथ बोलते हैं। तो लंबाई इंटू में चौड़ाई, लेंथ इंटू विथ, तो वो हो गया क्या? रेक्टेंगल का एरिया। और क्या क्या एरिया होते हैं? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया नहीं आता है? क्या बात कर रहे हो यार? एल का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अच्छा एक मैं पूछता हूं, तुमको नहीं आता होगा, क्या बताऊं? ट्रेपेजियम का एरिया बताओ। नहीं आया ना? वेरी गुड। तुम्हें भी नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता है, मैनेज कर लेते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया बताओ। नहीं आता तेरे को, आई नो। चलो उतनी टफ सा एरिया की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपने एरिया का नाम सुना होगा। तो एरिया जो है, एक उसकी बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये पता नहीं आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन ना हम लोगों ने 11th क्लास की बातें, सर आप तो 11th की बात ना करो। 11th क्लास में, कौन सी क्लास में? 11th क्लास में बात करो 11th की, कर लेता हूँ। तो 11th क्लास में एक चैप्टर था जिसका नाम था वेक्टर, जिसका नाम था वेक्टर। और उसमें वेक्टर के अंदर में एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम था? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट की जब हम, कई टीचर लोग ऐसे करते हैं, कई लोग न भी बताते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि हाँ भैया ए और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, और वगैरह वगैरह ऐसे। उसमें से एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि शायद आपके टीचर ने बताया हो कि ए क्रॉस बी का सिग्निफिकेंट जो है वो रियल में एरिया है। ए क्रॉस बी का क्या सिग्निफिकेंट है रियल में? एरिया। शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन ए क्रॉस बी का रियल सिग्निफिकेंट जो है ना वो एरिया है। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहली बात, एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं उस बात को लिखता हूं क्योंकि फिर बोलोगे कि सर आप लिखित दो इस बात का। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके दो पार्ट हो गए। उसके कितने पार्ट? दो पार्ट। एक पार्ट तो मैग्नीट्यूड को निकालना, एक पार्ट क्या निकालना? मैग्नीट्यूड को निकालना। और दूसरा पार्ट क्या निकालना? डायरेक्शन निकालना। एक क्या? मैग्नीट्यूड निकालना, और दूसरा क्या? डायरेक्शन निकालना। तो मैग्नीट्यूड कौन नहीं जानता है? मैग्नीट्यूड कौन नहीं जानता है? क्या आपको मैं बोलूं ट्रायंगल का एरिया निकालो, मैं बोलूं ऐसे कि भैया एक स्क्वायर है, इसका एरिया निकालो, ये ए है और ये भी ए है, तो क्या बोलोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, ए का स्क्वायर। मैं बोलूं कि ए के जो है सर्कल है, उसका रेडियस आर है, तो तुम क्या बोलोगे उसका एरिया? क्या बोलोगे? बोलो। नहीं आता है? पाई आर का स्क्वायर, गधेरे हो क्या? पाई आर का स्क्वायर होगा भैया, तो पाई आर का स्क्वायर एरिया हो जाएगा। अच्छा मैं बोलूं कि एक ट्रायंगल है इस तरीके का, तो कैसे निकालोगे? तो कई सारे फॉर्मूले, कई सारे फॉर्मूले, कई सारी चीजें बने हुए। तो मैग्नीट्यूड निकालना हर कोई जानता है। तो हम इसी बात को लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड निकालना हर कोई जानता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी डिटरमाइंड by simple formula, by simple formula। बस कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। जैसा आपका डायमेंशन दे दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। बट फॉर डायरेक्शन, बट फॉर डायरेक्शन, बट फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे?
तो बोला गया कि डायरेक्शन निकालने के लिए, पहले आप लिखते भी जाइए साथ साथ में, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसका आप एरिया निकालने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में है, जिसका एरिया निकालने जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में है। कैटेगरी इन द सेंस ऑफ कि फिजिक्स में एरिया वेक्टर दो कैटेगरी में होते हैं। एरिया वेक्टर कितने कैटेगरी में होते हैं? दो कैटेगरी में। एक तो ओपन एरिया, जैसे कि आपका बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ओपन एरिया है, मतलब कोई क्लोज नहीं है, एक सर्कल ओपन एरिया है। और क्या क्या हो सकता है? स्क्वायर ओपन एरिया है, एक ट्रायंगल, नहीं उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल क्या होता है? ओपन एरिया है। तो एक तो ओपन एरिया हो गया, और एक होता है क्लोज एरिया। क्लोज एरिया का मतलब कैसा? आप जिस रूम में बैठो वो रूम को देखो, क्लोज वाला है। अगर बाहर से, आप ये घर के बाहर से देखोगे इस रूम को, तो आपको एक क्यूब दिखाई देगा या फिर क्यूबाइड दिखाई देगा। फुटबॉल क्लोज एरिया के अंदर में आता है। स्फीयर, कौन सा? आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम खाया तुम लोग? सर कोन तो समझ में नहीं आ रहा है सर, आइसक्रीम खिला दो तो फिर समझ में आ जाएगी। है कि नहीं? तो वो कोन जो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, वो भी एक क्लोज एरिया के अंदर में आता है। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है, और ग्लास जो है वो क्लोज एरिया के अंदर में आता है। तो अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, तो फर्स्ट डिसाइड कुछ क्या डिसाइड करोगे? फर्स्ट डिसाइड, स्पेलिंग देखो उल्टा सीधा हो सकता है, डिसाइड का स्पेलिंग गलत है। फर्स्ट डिसाइड टाइप्स ऑफ क्या उसको बोलेंगे? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देता हूं, या फिर सरफेस बोल देता हूं, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट सरफेस ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट डिसाइड क्या? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट सरफेस, मतलब ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है, तब हम करेंगे। तो ऑब्जेक्ट का सरफेस दो तरीके के होते हैं। ऑब्जेक्ट का सरफेस कितने तरीके के होते हैं बेटे? दो तरीके के। पहला, फॉर ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इज जस्ट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। है कि नहीं? क्या लिखा हुआ है कि फॉर ओपन सरफेस एरिया वेक्टर इज जस्ट परपेंडिकुलर। ऐसा परपेंडिकुलर तुम लोगों ने सुना है क्या? सुना होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो इसका मतलब कि अगर मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, तो सर्कल कैसा कैटेगरी में आ गया? ओपन सरफेस के कैटेगरी में। तो इसका एरिया वेक्टर जो हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो, परपेंडिकुलर सरफेस ऊपर भी हो सकता है, तो ये भी डायरेक्शन हो सकता है, चाहे तो वो नीचे भी हो सकता है कुछ इस तरीके से, आप स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को मैं थोड़ा सा बनाता हूं कि आपको थोड़ा फीलिंग हो, ऐसा नहीं कि फीलिंग ही नहीं हो। तो देखो, ऊपर सरफेस भी हो सकता है कुछ इस तरीके से, ऐसे नीचे भी हो सकता है, इस सरफेस के नीचे भी हो सकता है, दो एरिया वेक्टर हो जाते हैं। अब एक सिंपल सा और क्या बना दूं? ट्रायंगल बना देता हूं ऐसे। तो एरिया वेक्टर किधर होगा? ट्रायंगल जो है वेक्टर नहीं, ट्रायंगल का ए सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे। क्या बातें समझ में आ रही है? अब तेरे मन में एक सवाल आया कि सर तो कौन सा एरिया वेक्टर लेना है? मैग्नीट्यूड तो निकाल लूंगा इन लोग का, अगर एरिया वेक्टर की बात करेगा तो सर कौन सा लूंगा? ऊपर वाला लूंगा कि नीचे वाला लूंगा? तो बेटा, कहा जाता है कि आपको इच्छा करे तो ऊपर वाला ले लीजिए, तुम्हारे पड़ोसन को इच्छा करेगा तो कौन सा ले लेगा? नीचे वाला या फिर अंदर वाला। ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये बाहर वाला है तो अंदर वाला। तो सर क्या दोनों में आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आता है। सवाल के थ्रू और भी ज्यादा क्लियर होगा।
अब ऐसा मत लेना कि मर जाएं, ले लिया अंदर वाला मर रहा है, पता नहीं चल रहा, फील ही नहीं हो रहा है, पागल बन रहे हैं। तो भैया ले लेना, अगर तुम्हें आजादी है तो ऐसा सरफेस लेना कि आपको कैलकुलेशन में आसान बने। आपके कैलकुलेशन में कैसा बने? आसान बने। ऐसा नहीं कि मर रहे हैं, ले लिया सरफेस ऐसा वाला, मर गए लेते लेते। तो ऐसा ट्राई करना, ठीक है। लेकिन अगर आप सवाल कर रहे हैं, अगर आप सवाल कर रहे हैं और आपने डिसाइड किया कि आपके सामने एक सर्कल आ गया, अगर आप सवाल कर रहे हैं और आपके सामने क्या आ गया? एक सर्कल आ गया, और सर्कल का डायरेक्शन चाहिए, तो भैया आपने क्या किया कि एक भाई साहब ने क्या किया कि उसने एक सरफेस ले लिया, बाहर की तरफ का नॉर्मल बना लिया। उसने बोला कि भैया यही हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो हर कोई निकालता है, मैग्नीट्यूड तो बचपन से ही निकाल रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन ले लिया। और लेकिन उसने क्या किया कि आधा सवाल किया, फिर उसके मन में आया कि भैया मैं ऊपर वाला नहीं लूंगा भाई, मैं नीचे वाला लूंगा। तो आधा सवाल कैसे कर लिया? ऊपर लेके, और आधा सवाल कैसे कर लिया? नीचे लेके, ले डूबा, सवाल को ही ले डूबा। समझ गया? गधेरे वाला काम नहीं करना है। अगर आपने लिया ऊपर वाला एक सवाल में, तो जब तक उस सवाल खत्म ना हो जाए, जब तक आपको ऊपर वाला ही लेना है। समझ में आया? ऊपर वाला, अगर एक सवाल में अगर आपने ऊपर वाला एरिया को ले लिया, तो आपको ऊपर वाला ही एरिया को लेना है। वैसे नहीं कि बीच में दल बदलवा वाला काम नहीं। कि नेताजी नहीं है तुम लोग, नेता दल बदल लेता है, देखा है? इस पार्टी से उस पार्टी हो गया। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इसमें भी देखेंगे, तो अगर आपने ऊपर वाला एरिया लिया है, एरिया वेक्टर, तो आपको पूरे सवाल में ऊपर ही लेना है। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? सवाल देखो कैसा आता है मन में, सर ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ले लिया सर ऊपर वाला, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम नीचे वाला ले, तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक सवाल में नहीं एरिया का डायरेक्शन बदलेंगे। अगर एक सवाल में आपने ऊपर ले लिया, चाहे बाहर ले लिया, तो बाहर रहेगा, ऊपर रहेगा, और अंदर ले लिया तो अंदर वाला रहेगा। क्या समझ में आ गया? तो ये थी बात। एरिया वेक्टर का डायरेक्शंस के बारे में आपको हमने समझा दिया। ये किसके लिए था? फॉर ओपन सरफेस के लिए, फॉर ओपन सरफेस के लिए। अब कुछ लोग ऐसे मिले जो बहुत परेशान थे, बहुत क्या थे? परेशान थे। बोला कि अरे यार ये क्या मतलब हुआ यार, मुझे आधा सवाल में करने का इच्छा हुआ, ऊपर वाला लूंगा, आधा सवाल में अंदर वाला, तो उसको लेने दो फिर। तो अब तो उसका कोई उपाय ही नहीं। तो उन लोगों से, परेशान से बचने के लिए उन्होंने बोला कि देख, अगर तुमको इच्छा करता है ना, तो क्लोज सरफेस कंसीडर कर कोई। अगर आपको जो, अगर तुम्हारे जो मन में चुलबुली जो उठ रहा है कि मैं ऊपर लूं और फिर आधा सवाल में अंदर ले लूं, तो वो तो बर्दाश्त उससे हो नहीं रहा होगा, उसको कोई रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं। तो एक और भी एरिया आता है जिसको क्लोज बोलते हैं, उसमें फिक्स है, तुमको ऐसे लेना है, उसमें आप बदल नहीं सकते हैं। तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज जस्ट नॉर्मली, जस्ट नॉर्मली, नॉर्मली आउटवर्ड, आउटवर्ड टू द सरफेस, टू द सरफेस। बोलता है कि अगर आपको क्लोज सरफेस है, तो उसका एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा। नॉर्मली क्या होगा? आउटवर्ड होगा। अब आप इसमें दल बदल नहीं सकते, आप क्या करोगे? बहुत परेशान थे कि ऊपर लूं, नीचे लूं, पागल हो जाऊं, मर जाऊं, अब क्या करोगे? तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब क्लोज सरफेस में कैसा आ गया? जैसे कि आप देखिए, क्यूब को देखिए। अब कोई को मन में सवाल होगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्लोज सरफेस है? भैया ये तो गधे वाली बात हो गई। एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर हुआ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, लेकिन ये नॉर्मली होना चाहिए। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर हुआ? इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर हुआ? क्या बात समझ में आ गया? क्या एरिया वेक्टर का बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया होगा, समझ में एरिया वेक्टर का समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि स्फीयर है, कैसा है? स्फीयर, स्फीयर है कि अंडा? स्फीयर है। अब स्फीयर में एरिया वेक्टर जस्ट नॉर्मली आउटवर्ड। सर स्फीयर में कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं? भैया नॉर्मली जो होगा वो सेंटर से पास करता है, जितने नॉर्मल होंगे। अगर सेंटर से पास नहीं कर रहा है तो मतलब वो नॉर्मल नहीं है। तो ये सब के सब, ये सब नॉर्मल से पास कर, ये सब के सब कैसे वेक्टर हैं? एरिया वेक्टर। ये सरफेस के कैसे हैं? परपेंडिकुलर होते हैं।
तो इसमें आप बदल नहीं सकते। एक सवाल में अगर क्लोज सरफेस आ गया तो फिर आपको सारे मतलब पूरा सवाल में जब तक खत्म हो जाए जब तक वो बाहर ही रहेगा, दूसरे सवाल में भी नॉर्मली आउटवर्ड ही रहेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये था एरिया वेक्टर की कहानी, ये था एरिया वेक्टर की कहानी। तो चलिए मैं हटा देता हूँ इसको। अब आ गया समय, तो हम करने वाले हैं कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, होली का रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है आपके शहरों में, आपके आसपास में। सतर्क रहिए, होली कलरफुल है, सबके रंग में मिल जाइए और इस होली का मजा उठाइए। इससे कुछ अच्छा है नहीं, होली है होली। चलिए तो क्या करें, फिर समय आ चुका है क्या पढ़ने का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम कैसा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, पहले तो इसकी मतलब समझे, फिर इसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, फिर पागल हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसे करने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है, तो बोला गया कि जैसे ना ये जो है हमारे पास एक एरिया है, आप एरिया को देखिए ध्यान से, बोर्ड का एरिया। और इसमें जो है एक भी, मान लीजिए एक हमें एरिया ऐसा ले लिए, इस तरीके का एरिया, ऐसा एरिया कुछ भी हो सकता है। आपके सामने जो गेट है, आपके रूम में गेट है कि नहीं भैया, होगा गेट। चलिए गेट लगा हुआ नहीं है, तो गेट का साइज तो बना होगा कुछ ना कुछ जिससे आप एंट्री किए, तो उसको देखिए। तो बाहर आपको हरियाली दिखाई दे रहा होगा, या फिर हो सकता आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, हो सकता खुले आसमान दिखाई दे रहा होगा। तो जितना एरिया से आपको ये सब चीजें दिखाई दे रही है, उस एरिया से मान लीजिए कि एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही है, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही है। चाहे आप जितना छोड़िए उतना, तो आप मोबाइल को देख रहे हैं, तो मोबाइल का स्क्रीन है, तो ऐसा आप मानिए कि एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही है। तो हम लोग बोलते हैं, उसको लोगों ने, साइंटिस्ट ने बोला कि आप कैसे समझाओगे इसको, कैसे बोलोगे एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं जा रहे, चप्पल नहीं मारेगा सब। बोला कि तब बताओ कैसे समझाए। तो बोला कि ऐसे मत बोलो, बोलो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। क्या बोलो इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। अगर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास नहीं कर रही है, तो बोला साइंटिस्ट कि तुम ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो तो भैया गड़बड़ है। तो बोला कैसे बोलो, तो बोला कि बोल दो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पास कर रही है। बोलो कि यार तो ये तो बड़ा गजब है बात यार, मतलब उतना इससे लाइन नहीं पास करी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं पास करी, उतना मत बोलो, सीधे टाइम बचाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जीरो। तो बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब नहीं होता है। तो बोला कि एक काम करो, जो एरिया जो है ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कराओ, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कराओ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे जानते हो, कि ओ हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो बोला कि दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच इज पासिंग थ्रू एन एरिया। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई डरावनी चीजें नहीं है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है जो कि किसी एरिया से क्या करती है, पास करती है, किसी एरिया से क्या करती है, पास करती है। और अगर मतलब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो मतलब क्या होगा कि नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो का मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइन उससे, कोई भी, सिंगल नहीं, कोई भी लाइन पास नहीं कर रही है। तो अगर कोई भी लाइन नहीं पास कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सर ऐसा करते हैं कि ये मार्कर है, मैं एक और मार्कर ले लेता हूं आपको एक्सपेरिमेंट के लिए, ताकि आपको ज्यादा और भी क्लियरिटी आ जाए। बोला गया कि देखो एक और मार्कर है, ये दो मार्कर है। मान लीजिए कि आपके सामने एरिया है, तो आपने एक मार्कर पास कराया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो मान लीजिए कि एक लाइन, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है उस एरिया से। बोले कि हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि लाइन तो जा रही है। अफसर दो दो जा रही है, क्या जा रही है, दो दो जा रही है ऐसे। बोले कि यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ज्यादा है यार पहले वाला से।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है तो कैसे डिसाइड कर रहे हो? तुम ऐसे डिसाइड करो ना कि हाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स आया है और कितना कुछ एरिया में आया है। क्या आया? कुछ एरिया में आया है, तो वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो जितना नंबर्स ऑफ लाइन एरिया से पास करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। नहीं आया समझ में? आया होगा, मैं थोड़ा जल्दी में बोल दे रहा हूं, है ना। अब ऐसे समझे कि अब मैं ये सबसे ज्यादा है, अब मैं लाइन को थोड़ा ऐसे कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम रहा होगा। कैसे? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले ऐसे थी, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ऐसे चलेगी तो पूरी तो लाइन इसमें नहीं जा रही होगी, इसका एक कंपोनेंट जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा? कंपोनेंट। देखो कंपोनेंट कैसे, थोड़ी बहुत अब कैमरे के सामने हो तो शायद दिखाई नहीं दे। अगर देखो ये अभी तो मस्त है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे घुमाओ तो क्या अब पूरा कंसंट्रेशन से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से जा रही होगी? जा रही होगी, बोलो जा रही होगी क्या? तुम्हारा आंसर बोला नहीं सर, पहले जितना तो नहीं जा रहा है। पहले कितना था? मस्त वाला। पहले कितना था? मस्त, इतना मस्त जा रहा है, सब पूरी पूरी जा रही है। और अब तूने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को घुमाया तो तुम सच्चाई ईमानदारी से बताओ, क्या अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या पहले जितना जा रहा होगा? तो बोलोगे कि नहीं सर अब तो ये ऐसे हो गया। सर ज्यादा घुमा दोगे तो फिर जाएगा ही नहीं। देखो जब घुमा दिया मैंने, ऐसे पागल बना दिया, रेड मार्कर को देखो ऐसे कर दिया, तब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास नहीं कर रही है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया जीरो। अब देखना, फिर ऐसे घुमा दिया, 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 अब फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्त आ गया। अब देखना मैं इस साइड होता हूँ, अब फिर से घुमाने की कोशिश करता हूँ, देखना घुमा दिया, 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 घुमा, फिर देखो कम होने लग गया ना। रेड मार्कर देखना, मतलब ब्लैक वाले को मत देख लेना। घुमा दिया, घुमा दिया, अब इधर चला गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से जीरो। तो देख रहे हो एक चीज, देख रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कि अच्छा ये एक एरिया तूने माना, तो ये कैसा एरिया है? तो तुम बोलोगे सर ये तो क्लोज एरिया है। कैसा एरिया है? नहीं सर ओपन एरिया है। ये कैसा एरिया? ओपन। तो ओपन एरिया का डायरेक्शन किधर होता है? तुम बोलो सर बाहर की तरफ। बाहर की तरफ है कि नहीं? तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब मैं मैथमेटिकल पे चल जा रहा हूं। तो इस एरिया का, इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा? तो बोलो कि सर ये तो बाहर होगा, पक्का बाहर होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम ऐसे बोल रहे हो, रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है भैया, तो ऐसे बोल रहे हो तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो है। तो जीरो कब हुआ? जब दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? कितना बन गया? बोलो 90 डिग्री। कितना बन गया? 90 डिग्री। तो एक बात समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री बन जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जा रहा है। सोचने की बात है, क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है? एरिया वेक्टर। और इस एरिया वेक्टर का एरिया वेक्टर किधर है? बाहर है कि नहीं? बाहर। अभी तो मैंने सिखाया ना, है ना बाहर, है ना बाहर, पक्का ना? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, क्या कोई भी लाइन इस एरिया वेक्टर से पास कर रही है क्या? हम तो इधर भेज रहे हैं। तुम लोग नहीं सर नहीं पास कर रही है। क्यों नहीं पास करी? क्योंकि उधर जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर किधर? इधर, तुम्हारे तरफ, कैमरे के सामने। कितना डिग्री का एंगल बना? कितना डिग्री का एंगल बना? जैसे 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में क्या हो गया? जीरो। क्या बात समझ में आया? अच्छा, अब देखो एरिया वेक्टर इधर, अंदर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ओपन सरफेस है। चलो अंदर मान लेते हैं। क्या मानता है? अंदर की तरफ। क्यों माना? समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन गया? जीरो डिग्री। तो सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। मतलब अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है तो फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है। एरिया वेक्टर इधर है
और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच एंगल जब 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स जीरो हो रहा है। तो एक ही है मैथ में, कॉस थीटा। कौन सा? कॉस थीटा। कॉस थीटा में एक खासियत है कि एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या होता है बताओ? जीरो। और 0 डिग्री होता है तो 1 मैक्सिमा देता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं कॉस से होने वाला है। जबरदस्त, मतलब होने वाला तो जबरदस्त है, लेकिन मुझे इतना आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन किससे होने वाला है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, कॉस से होने वाला है। क्या कॉस का तुम लोग नाम सुना है, कॉस थीटा का? जी हाँ, सुना होगा। तो उस पे रिलेटेड है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इससे क्या लिखने वाले हैं? फॉर्मूले। फॉर्मूले। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। चलो, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो कैसे हटाएं? हटा दिया। तो लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थ्रू एन एरिया। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थ्रू एन एरिया। बहुत प्यारा सा डेफिनेशन, बहुत किताबी डेफिनेशन नहीं है। चलो, अब इसको जनरली जो है ना डिनोटेट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई हाई, वाईफाई का नाम सुना? वाईफाई, वही वाला फाई है, वाईफाई वाला। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थ्रू एन एरिया। जैसे देखिए, एक एरिया है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही है, ऐसे पास करती है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिखने की जगह पे फाई जीरो नहीं है, फाई जीरो नहीं है। ठीक है। और मैं एक ऐसे कर रहा हूं कि इससे एक रेक्टेंगल है और इससे ऐसे पास कर रही है, इससे फाई जो है जीरो है। ये लूप समझ रहा है? सर्कल ऐसे है, ऐसे ऐसे सर्कल है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो इसमें फाई जीरो नहीं है। बट ये वाला, ये बोर्ड है, समझो आपके सामने जो बोर्ड है और उससे लाइन ऐसे पास कर रही है, इस तरीके से लाइन पास कर रही है, तो एक भी लाइन इसके अंदर तो नहीं गई ना, एक भी लाइन इसके अंदर तो नहीं गई ना, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। क्या आपको समझ में आ रहे हैं? समझ में तो आ रहे होंगे। क्या मैं हटा दूं? हटा देता हूं इसको। अगर आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं डाउट, या फिर आप अपनी डाउट हमें मेल कर सकते हैं। कहाँ पे? rcp@gmail.com, rcp@gmail.com पे। तो इसको मैं हटाता हूं। फ्लक्स को निकालने का तरीका है कि आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को हम लोग जनरली डीएस से डिनोट कर रहे हैं इस चैप्टर्स में, और उसका डॉट प्रोडक्ट से। किससे? डॉट प्रोडक्ट से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए और इस एरिया को इंटीग्रेशन कर लीजिए, है कि नहीं? इस एरिया को इंटीग्रेशन कर लीजिए। लेकिन आप ऐसे लिख नहीं सकते फिलहाल, आप ऐसे लिखें ई इंटू में डी एस कॉस थीटा, इंटू में डी एस कॉस थीटा। कुछ इस तरीके से फॉर्मूले आते हैं। डी एस क्या है? ई क्या? ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और डी एस क्या है? एरिया है, बेसिकली एरिया है। अगर सब कुछ कांस्टेंट रहा, ई इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट ऐसे इंटीग्रेशन रहेगा तो भैया इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, खतरनाक वाला, आप जिससे तुम डरते हो, है कि नहीं? डर तो लगता होगा ना। तो अगर कांस्टेंट रहा तो ई इज कांस्टेंट, तो फ्लक्स जानते हो क्या हो जाता है? ई डॉट डी एस, या फिर आपको ई इंटू में एस, इंटू में एस मतलब एरिया,
इंटू में कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर कांस्टेंट रहा तो, नहीं कांस्टेंट रहा तो फिर मरते रहो, फिर तो मरते रहो, क्या करके, इंटीग्रेशन करके। थीटा क्या है, थीटा, थीटा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। एरिया का मतलब एस लिख देता हूं फिलहाल के लिए, एस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस। एक काम कर, तो ये कर दें क्या, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, है कि नहीं, डी ए, डी ए तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, ये थोड़ा मज़ेदार आया। तो थीटा पे ध्यान दो भाई लोग, तुमको बोल रहा हूँ, हाँ हाँ तुमको, कि थीटा जो है वो किसके बीच में एंगल है, बता, सो क्या रहा है, थीटा किसके बीच में एंगल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, और बहुत ही आसान है, ये कॉस थीटा। अब तुम बताओ कि जो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे क्वांटिटी होती है, तो तुम बोलोगे सर वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है क्या, तो हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका सर यूनिट क्या होता होगा, यूनिट क्या होता होगा बताओ देख के, यूनिट जो है, यूनिट जो है देखो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर का स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में कूलम। मैं अगला क्या लिखवाने वाला हूँ बोलो, अगला क्या लिखवाने वाला हूँ, डायमेंशन, क्या लिखवाने वाला हूँ, डायमेंशन। तो डायमेंशन की अगर देखेंगे तो डायमेंशन बहुत आसान सा है, न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस में 2, और मीटर का एल का स्क्वायर, और कूलम का क्या हो जाएगा 80, कूलम क्या हो जाएगा 80, कूलम जानते हो 80 होता है, नहीं, कितने लोग जानते हैं बताओ, कूलम का डायमेंशन 80 होता है भैया, चार्ज इज, सॉरी, करेंट इज इक्वल टू चार्ज अपन में टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू में करेंट इनटू में टाइम, तो करेंट को एम्पियर से और टाइम को टी से, जानता है यार, तुम मजाक करता है यार। तो इसको क्या करेंगे, एम एल का क्यू, और ए पे -1 और टी पे -3, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर किसका, इलेक्ट्रिक। हटा देता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, हटा दें इसको। ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो, तो किस क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो हम और भी चीजों को सीखते हैं, तो स्पेशल केस है क्या, स्पेशल केस है, स्पेशल केस, स्पेशल केस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो कैसे, तो क्या होता होगा, जिससे मान लीजिए कि एक ऐसे है, ये किस तरीके से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ इस तरीके से है कि नहीं, तो बाहर की तरफ को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू में ए इंटू में कॉस 90 डिग्री, या कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0। समझ में आ गया होगा ना। केस नंबर 2 को अगर स्टडीज करते हैं तो हम थोड़ा कैसे बना दें इसको, कि हम एक ये बनाते, नहीं लिखना पड़ेगा ना भैया, कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल, तो पैरेलल अगर होगा तो कैसा होगा, यहां पर से इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, आप देखो पैरेलल है कि नहीं। अब तुम बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, दोनों के दोनों इधर ही हैं। अब तुम बोलोगे कि नहीं सर एरिया वेक्टर तो पीछे की तरफ है, तो तुम मरो बोल के, अरे भैया तुमको चॉइस है, तुम नेगेटिव क्यों ले रहे हो, पीछे की तरफ ले रहे हो, पीछे की तरफ लोग एरिया वेक्टर, ये हाथ इस तरीके से है, ठीक है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत समझ जाओ तो अच्छी बात है।
ये मेरा हाथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर तो मेरा हाथ को इधर भी हुआ और इधर भी हुआ। तुम जब इधर लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो एंगल कितना बनेगा 180। तो गधेरे वाली बात हुआ, 180 में तो गधेरा हुआ, कैसे गधेरा कैसे कहलाएगा, क्योंकि माइनस आएगा 180 डिग्री। क्यों मानने जाते हो माइनस के चक्कर में? तो तुमको जब चॉइस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, मैक्सिमा बन जाएगा। मिनिमा बनेगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है इस तो मैक्सिमा ही कहलाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू में ए इंटू में कॉस 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा कितना, ई इंटू में, ये मैक्सिमम होता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। क्या बात समझ में आ गई, नोट कर लोगे? प्यारे बच्चों, कैसे समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है, आ रहा होगा समझ में, है ना? चलो अब एक चीजें समझाता हूं कि जीरो फ्लक्स का मतलब होता है कि एक भी लाइन उस एरिया से पास नहीं किया है कि नहीं, एक भी लाइन उस एरिया से पास नहीं किया है। या फिर जीरो फ्लक्स का मतलब हुआ कि जितने लाइन हमारे अंदर आए उतने लाइन चले गए। अगर क्लोज सरफेस तुम्हारे रूम में जो बैठे हुए हैं ना, तो ऐसा सोचो तुम्हारे रूम का फ्लक्स जीरो कब होगा, जब तुम्हारे साइड वाले राइट साइड वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड आया और जस्ट सामने वाला लेफ्ट साइड वाला से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चले गया, तो फ्लक्स कैसा कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। फ्लक्स कैसा कहलाएगा, जीरो। तो जीरो फ्लक्स का मतलब ही होता है कि एक तरफ से इलेक्ट्रिक, दो तरीके की बातें होती है फ्लक्स जीरो का मतलब। एक तो नो एनी इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू द एरिया, नो इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू द एरिया। दूसरी बातें क्या होगी कि हाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जितने आए उतने वापस चले गए, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस आई उतनी ही क्या करे गई, वापस चले गई। कुछ और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे, अभी तो फिलहाल इसको हटाता हूं। तो नोट में करके कुछ बातें लिख लेंगे कि फ्लक्स जीरो मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through an area, और number of electric field lines, number of इनकमिंग लिख देता हूं, समझ गया? इनकमिंग का मतलब समझ रहा होगा। इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू दैट एरिया। मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी लिखा है, आप तो बहुत टैलेंट हो, तो आप अच्छे से लिख लेना। फाइव मतलब फ्लक्स जीरो मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एन एरिया, है कि नहीं? और नंबर ऑफ, एन ओ का मतलब नंबर ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू दैट एरिया। जैसे एक हमने एक स्क्वायर ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, स्क्वायर नहीं क्यूब ले लिया। अब एक बात बताओ कि क्यूब जो है वो एरिया ए है, सॉरी साइड ए है, साइड क्या है, ए है। देखो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री कर गया, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर गया, एंट्री, और इधर से एग्जिट कर गया। जैसे क्या कर गया, एग्जिट कर गया, क्या कर गया, एग्जिट, बाहर चले गए। अब देखो इस पे जो फ्लक्स जो आई ना, उसको φ1 बोल देता हूं,
और इस पे जो फ्लक्स आई उसको क्या बोल देता हूँ, फाई टू। ठीक है, अब तुम फाई वन बोलो तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया और इंटू में कॉस थीटा, यही बोलोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, मैं ई बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म है तो ई हो गया। एरिया कितना हो जाएगा, इस वाला एरिया का बोलो, फाई वन का एरिया, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। कोस थीटा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, क्लोज सरफेस है, कैसा सरफेस है, क्लोज, तो एरिया वेक्टर कैसा होता है, नॉर्मली आउटवर्ड, तो आउटवर्ड इस सरफेस का आउटवर्ड तो पीछे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आगे है, एरिया वेक्टर पीछे है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, माइनस में ई ए का स्क्वायर। आया बात समझ में। अगर तुम फाई टू कैलकुलेट करने जाओगे, अगर तुम क्या कैलकुलेट करने जाओगे, फाई टू, तो जब फाई टू कैलकुलेट करोगे तो फिर से लिखोगे ई इंटू में ए इंटू में कॉस थीटा, ई तो ई है और ए कितना हो जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर, एरिया तो है ना, स्क्वायर बनेगा ना, ये तो है तो क्यूब लेकिन स्क्वायर बनेगा, तो ई ए का स्क्वायर इंटू में कॉस कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी इधर है और एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड होगा तो कॉस 0 होगा, तो कॉस 0 कितना होता है, 1, तो ये हो जाएगा प्लस का ई ए का स्क्वायर, फाई टू हो जाएगा। अगर तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बात करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स क्या लिखोगे सर, नेट फ्लक्स तो फाई वन प्लस है फाई टू लिखूंगा, तो फाई वन क्या हुआ, माइनस ई ए का स्क्वायर, और फाई टू क्या होगा, ई ए का स्क्वायर, तो दोनों मिलके क्या बना दिया, 0। तो 0 क्यों हुआ, 0 क्यों हुआ, सोचो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई थी ना उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चली गई, है ना कॉन्सेप्चुअल चीज, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आई क्यूब के अंदर में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर चली गई, तो नेट फ्लक्स क्या हुआ, 0। मैं बोलूं क्या फ्लक्स 0 हुआ, तो नहीं हुआ, फ्लक्स 0 नहीं है, फ्लक्स 0 है ही नहीं, नेट फ्लक्स 0 है, टोटल फ्लक्स 0 है। मैं बोलूं इस सरफेस पे फ्लक्स 0 है क्या, नहीं, इस सरफेस पे फ्लक्स है कितना, ई का स्क्वायर, क्या ये सरफेस फ्लक्स 0 है, नहीं, माइनस ई का स्क्वायर, क्या नेट फ्लक्स 0 है, हाँ नेट फ्लक्स 0 है। नहीं आया समझ में, आया होगा यार, आ गया ना समझ में, चलो आ गया समझ में, तो मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। एक चीज तुमने नोटिस किया होगा कि आउटगोइंग फ्लक्स को प्लस लेते हैं, क्या बोलते हो, अगर क्लोज सरफेस है तो, क्लोज सरफेस है तो आउटगोइंग फ्लक्स को प्लस ले लो, इनकमिंग फ्लक्स को माइनस ले लो, तो ये लिखने क्या बात है, ऐसे तो नोट्स में लिखे हुए हैं, तो आउटगोइंग फ्लक्स को प्लस ले लीजिए और इनकमिंग फ्लक्स को क्या कर लीजिए, माइनस ले लीजिए, ठीक है। अब हटा दूं, हटा देता हूं। तो अब करते हैं सिलसिला सवाल का, तो हम सबसे पहले सवाल उठा रहे हैं एससी वर्मा से, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, तो बोर्ड पर दिखाई दे रहा क्या है, ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड विद इट्स पॉजिटिव नॉर्मल मेकिंग an angle 60 degree with uniform electric field of 20 volt per meter. Find the flux of electric field through the surface bounded by the frame. तो एक जो है सवाल को यहाँ पर देखो, एक एरिया है जो 10 सेंटीमीटर का है और कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकल रही है कि जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, कितना डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा 60 डिग्री का, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 20 वोल्ट पर मीटर है, 20 वोल्ट पर मीटर, ये यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो शायद इस चैप्टर में आपको समझ में ना आए, वोल्ट पर मीटर, वो अगले चैप्टर में समझ में आएगा कैपेसिटर वाला में। तो 20 वोल्ट पर मीटर, और एरिया कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 4, यही हो जाएगा एरिया। ऐसा हमने क्यों कर दिया, क्योंकि वो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, तो 100 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 4। अगर आप फ्लक्स निकालने जाओगे तो आप लिखो क्या, ई ए कॉस थीटा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20, एरिया कितना है 100 इंटू में 10 पे पावर माइनस में 4, और एंगल कितना है कॉस 60 डिग्री। यही लिखोगे। फिर आप यहाँ से कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 इंटू में, इसको हम 10 पे पावर माइनस में 2 लिख देते हैं, और ये 1/2, तो यहाँ से 2 कट जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 पे पावर माइनस में 1। यूनिट क्या लिख देंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर, यही तो लिखूंगा ना। तो एक कट जाएगा यूनिट, तो ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट मीटर आंसर। क्या आपको आ गए समझ में? काफी आसान से सवाल है। चलिए एक सवाल और करा देता हूं आपको, इसको हटा देता हूं। सवाल है कि एक सर्कल है जिसका एरिया ए है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, जो कि एंगल बना रही है कितना, अल्फा। एंगल कितना बना रही है, अल्फा। बहुत आसान है, अल्फा उसके सरफेस अल्फा। वो पूछा है कि फाइंड फ्लक्स थ्रू एरिया। ऑप्शन भी दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट कर देता हूं, तो लिखा है ई ए कॉस अल्फा, दूसरा लिखा है ई ए साइन अल्फा, तीसरा लिखा है ई ए, और फोर्थ लिखा है खुदा जाने। ये ऑप्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लग रहा है सर यही होगा, फोर्थ वाला। लग रहा है कैसा होगा, फोर्थ वाला। चलिए, कुछ लोग बोलेंगे ये कॉस अल्फा होगा, कुछ लोग पहले ही इसको सपोर्ट कर दिए हैं, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर ये होगा, आप ये बोल रहे होंगे। आप सारे ऑप्शन का रेस्पेक्ट करते हैं, ये सुन के अच्छा लगा कि आप सारे ऑप्शन को रेस्पेक्ट करते हैं, वेरी गुड। लेकिन जो लोग एश्योर करके बैठे हुए हैं कि ये कॉस अल्फा होगा, तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि ये कैसा है, गलत। ये कैसा है, गलत। आपके मन में 10 सवाल आ गए होंगे कि ऐसा क्यों, है कि नहीं? आप इसका आंसर जानना चाहते हो तो बने रहो हमारे वीडियो के साथ। तो ये कॉस अल्फा जो है इसलिए नहीं होगा कि देखो, ये जो फ्लक्स निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो है ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो लगा ही सकते हैं कॉस थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा एंगल बिटवीन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यही है ना भाई। अब इस सवाल में एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर, नीचे भी हो सकता है, लेकिन तुमको कन्वेनियंस कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। तो एरिया वेक्टर है ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल ये वाला हुआ कि ये वाला हुआ, बोलोगे अरे यार ये तो ये वाला हुआ, तो ये तो है अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस में अल्फा। तो अगर आप इसमें पुट करोगे तो ई ए कॉस 90 माइनस में अल्फा, और ये हो जाएगा कितना, ई ए साइन अल्फा। तो करेक्ट आंसर इज दिस, ई ए साइन अल्फा। तो इंटरेस्टिंग सवाल है, पॉपुलर सवाल है। आप किसी भी कोचिंग्स में पढ़ते हो तो आपको ऐसे सवाल करवाते होंगे, क्योंकि ये हाईलाइटेड सवाल है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल आपके सामने है और लिखा हुआ है स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखो इसका भी यूनिट वोल्ट पर मीटर देकर रखा है। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा with the horizontal side of the square shown in the figure, the electric flux linked to the surface in the unit of volt meter is। तो ये सवाल को देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसका आंसर ओरली है
कि आपको जो है ये इस तरीके से दिया है बेवकूफ बनाने के लिए कि इसका साइड एल है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है। इस देखो बोर्ड है और बोर्ड पर ऐसे पास कर रही है इस तरीके से। तो तुम्हें कोई एंगल अगर इस तरीके से दे भी दूं तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक भी लाइन इस एरिया को क्रॉस अंदर की तरफ नहीं जा रही है। बेशर्ते थीटा दिया आपको डराने के लिए, बेशर्ते आपको थीटा क्या दिया है डराने के लिए। लेकिन देखो अगर गौर से तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस नहीं किया है। तो अगर क्रॉस नहीं किया है तो फ्लक्स क्या आना चाहिए बाबू साहब? फ्लक्स क्या आना चाहिए? जीरो। तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो, है कि नहीं? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। क्या आप समझ पाए? तो अगले सवाल की तरफ चले, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये जो सवाल थे वो किसके सवाल थे? नीट के सवाल थे, है ना? तो अब जेई का सवाल कर लेते हैं। तो सवाल जो है आप लोग को सामने है, वो क्या सवाल है? कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर ई नॉट एक्स लिखा हुआ है कुछ, वेयर ई नॉट इज कॉन्स्टेंट, द फ्लक्स थ्रू द साइडेड एरिया एज शोन ड्यू टू दिस फील्ड। तो सवाल आपने पढ़ लिया। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है एक्स की डायरेक्शन में, और आपके जो डायमेंशन जो दे के रखे उसके एरिया क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। तो ई नॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये जेई के सवाल थे। तो इस तरीके से सवाल जो है ओपन एरिया के जो सवाल होते हैं किसके? ओपन एरिया के, वो बहुत ही बेहद ही आसान होते हैं। तो जो ओपन एरिया का सवाल है आप उस पर ध्यान रखिएगा और आप पढ़ाई कीजिए मन से, मुस्कुराते रहिए, सवाल को अच्छी तरीके से करते रहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम ये कर रहे हैं आपको कि आप हमारे वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से सीखिए। सबका कुछ ना कुछ मोटिव है यूट्यूब पे आने का। मेरा मोटिव है कि आपको किसी तरीके से चीज़ों को सिखाऊं। फिजिक्स में मैं तमाम सारी चीज़ें वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे। मैं भी एक टीचर हूँ, स्टूडेंट की तरह हूँ, आपके जैसा हूँ। तो मैं भी तमाम तरह की चीज़ों को देखता हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया है कि कहीं ना कहीं हर में कॉन्सेप्ट, किसी कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो कॉन्सेप्ट को मिस कर दे रहा है, कोई खराब पढ़ा रहा है कॉन्सेप्ट पूरा दे रहा है। मैं पता नहीं कौन से कैटेगरी में हूँ, ये तो आप डिसाइड करते हो, है कि नहीं? तो हमें एक ही मोटिव है कि मैं यार एक चैनल पे जब आऊं तो मैं सारी चीजें कंटेंट को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूं। सारे कॉन्सेप्ट मैं एक का करके चर्चा करता हूं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। डाउट होती है आप हमारे चैनल्स पे, यानी कि चैनल्स के जो जीमेल आईडी है उस पे भेजिए। कोई सा भी डाउट होता है सारे के सारे डाउट भेजिए। जो हमने पढ़ाया आपको समझ में नहीं आया, हमारे आपने डीपीपी को किया समझ में नहीं आया, तो सारे के सारे आप हमें भेज सकते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं मानता हूँ वीडियो लंबी होती जा रही है, तो आप अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत रहिए। फॉलो करना है तो किसी एक को फॉलो कीजिए, सारा का सारा कंटेंट समझ में आएगा। आप हमारा वीडियो देखा, किसी और का देखा, सबका देख लिया, पता चला समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा होता है, कई बार ऐसे होते हैं कि आधा इससे देखा आधा उससे देखा, यूट्यूब खोला तमाम तरह के वीडियो जाने लग गई, वो भी देख लिया, पता चला लास्ट में कुछ नहीं सीखा। तो मैं तो बिल्कुल ओपन खुल के बात कर रहा हूँ कि आप हमारे वीडियोस को अगर देखिए, डाउट होता है तो आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमें मेल कीजिए, आपको विद इन दी 10 आवर्स 12 आवर्स आपको आंसर मिलेंगे। और इसी चीज के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।